नमस्ते विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 और उसमें आज का वीडियो हमारा कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जिसमें पहला जो वीडियो जारी किया गया था इसका उसका क्रमशः वहीं से आगे हम चर्चा करेंगे। आज का अध्याय जो है अपना है भीष्म साहनी से शुरुआत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बेल आइकन को दबा के आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक विद्यार्थी तक शेयर करें जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके, और लाइक कमेंट करें, अपनी राय प्रस्तुत करें। शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें भीष्म साहनी का जो अध्याय है, और अध्याय का नाम आप सबको पता ही होगा, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। तो था ये जो है आज के अतीत आत्मकथा का एक अंश है, आपको पता है। और इसमें कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ। तो जल्द से आप सोच के बताइए कि लाहौर पाकिस्तान, या बिहार उत्तर प्रदेश, या पाकिस्तान रावलपिंडी। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों रावलपिंडी पाकिस्तान में। एक एक नंबर के क्वेश्चन ये आपके बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, आप इन्हें अवश्य याद कर लें और 1 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस एक बार रिवीजन आप इनका अच्छी तरह से कर लें। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह बालोपयोगी कहानियों से संबंधित है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके अनुसार, जल्दी से बताएं। पहला पार्ट डायन, निशाचर और गुलेल का खेल। तो इसका राइट आंसर है गुलेल का खेल। भीष्म साहनी को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जल्दी से सोच के बताइए आप, उत्तर क्या है इसका। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कुंतो या झरोखे। तो इसका राइट आंसर है तमस। और अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात संस्मरण जो है आत्मकथा का अंश, वो भीष्म साहनी किस ग्रंथ का अंश है। तो ये किसका है, तमस है, कड़िया है, या पहला पार्ट है, या आज का अतीत। तो ये आज के अतीत का संस्मरण आत्मकथा से लिया गया है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात किस तरह की रचना है। तो ये आप जल्दी से बताएं किस तरीके की रचना है। ये एक तरीके से ये आपके यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत की श्रेणी में आता है। भीष्म साहनी के बड़े भाई का क्या नाम था। तो आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए विद्यार्थियों। बलराज था, या बलराम, बलजीत, बलदेव। तो इसका राइट आंसर है बलराज। भीष्म साहनी के भाई बलराज किस पत्रिका के सह संपादक थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कल्पना, समन्वय, मतवाला या नई तालीम। तो इसका राइट आंसर है नई तालीम पत्रिका के सह संपादक थे विद्यार्थियों। लेखक भीष्म साहनी का गांधी जी से प्रथम परिचय कहाँ हुआ। तो ये जल्दी से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या है। सेवाग्राम इसका राइट आंसर है। मैं बता देता हूँ आपको। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। तो इसमें क्या सही है, नैयर हैं, या रानाडे, मिस्टर जॉन, या देसाई, महादेव देसाई। तो राइट आंसर है महादेव देसाई। तो ये 8-9 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए इसके बहुत अच्छी तरह से। अगला अध्याय है घनानंद। तो रीतिकाल के कवि हैं हिंदी साहित्य में, रीतिमुक्त धारा के, और कवित्व दिए हुए हैं अपने यहाँ पर पाठ्यक्रम में। तो उस पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। घनानंद किस काल के कवि थे। तो भक्ति, रीति आदि, चरण काल। तो रीति काल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे। कवि घनानंद किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे, जल्दी सोचिए आप इसका उत्तर, जब तक मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों मोहम्मद शाह रंगीले से। कवि घनानंद किससे प्रेम करते थे। राधा से, सावित्री से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या सुजान से। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सुजान नामक गणिका से प्यार करते थे, और इसी की वजह से इनको बाहर भी निकला गया था। घनानंद की काव्य भाषा है किस प्रकार की भाषा है विद्यार्थियों। तो आपको पता है अपने जो कवि छंद है में रचना है वो है ब्रज भाषा में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा द ब्रज। आनाकानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो। पंक्ति में आरसी का अर्थ क्या होता है। तो आरसी पहले के समय में रखी जाती थी जेब में, आजकल तो कम ही रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दर्पण, शीशा कहते हैं आरसी को, कांच। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। सुजान सागर, वीर लीला, कृपाकांड, निबंध, रामचंद्रिका। तो राइट आंसर आप सबको पता ही है इसका क्या होना चाहिए, रामचंद्रिका। ये केशवदास की लिखी हुई रचना है।
विद्यार्थियों अच्छे क्वेश्चन थे और इन सभी को आप इस तरह से याद कर लें। और गणन एवं गणन जी का जो ये अध्याय है इसमें आपके कवित दिए हुए हैं। तो कवित छंद है और मनहरण कवित 31 वर्ण होते हैं इसमें ब्रज भाषा में। अगला अपना अध्याय है आरोह पुस्तक का गद्य खंड। तो उसमें रामचंद्र शुक्ल का पहला अध्याय है प्रेमगन की छाया स्मृति। ये पाठ है अपना निबंध है, तो इसमें चर्चा करेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ? इनका जन्म 1884 में हुआ था। राइट आंसर 1884 है। रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा था, इनकी अक्षय यश कीर्ति का ग्रंथ माना जाता है। ये इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रेमगन की छाया स्मृति किस तरीके की रचना है? तो ये एक तरीके से संस्मरणात्मक निबंध है। शुक्ल जी द्वारा रचित चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुई? 4, 3, 8, 5। तो 4 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में प्रेमगन किस कवि का उपनाम है? चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये 6 इसमें राइट आंसर है विद्यार्थियों। प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ में मिर्ज़ापुर शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? तो विद्यार्थियों जल्दी सोच के बताइए। इसका राइट आंसर आपके है लक्ष्मीपुर, समुद्र से उत्पन्न इसका अर्थ लिया गया है। अगला अध्याय विद्यार्थियों है ममता कालिया। दूसरा देवदास कहानी अपने पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ममता कालिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जल्दी से बताइए सोच के। बिहार, उत्तर प्रदेश, मथुरा में, उत्तर प्रदेश उन्नाव और या पाकिस्तान में? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। ममता कालिया कहानी संग्रह का क्या नाम है? तो 2 खंड कथा भंडार है, द कथा संसार 3 खंड, या साहित्य साधना 3 खंड, या फिर संपूर्ण कहानियाँ 2 खंड। तो राइट आंसर है संपूर्ण कहानियाँ 2 खंड। कौन सा पुरस्कार ममता कालिया को नहीं मिला? तो अभी तक इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। दूसरा देवदास कहानी के रचनाकार है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ममता कालिया है। दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम क्या था? पारो। तो राइट आंसर हो गया पारो। दूसरा देवदास कहानी में अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है? दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने किस परिवेश को केंद्र में रखा है? तो ये राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? काशी, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या। तो राइट आंसर है हरिद्वार। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र पुजारी को, पारो, मन्नू को, या गोताखोरों को? तो राइट आंसर है गोताखोरों को, जिनका आजीविका जिनकी यहीं से गंगा नदी से चलती है। दूसरा देवदास कहानी के नायक कौन है? तो इसका नायक जो है वो है विद्यार्थियों शंभु, नायिका पारो। दूसरा देवदास कहानी में ब्यालू शब्द का अर्थ क्या है? शाम का भोजन, जो अपने भी बोला जाता है शाम का भोजन। अगला अध्याय है गद्य खंड का चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका अध्याय है अपने सुमिरिनी के मन के, जिसमें 3 निबंध है। घड़ी के पुरजे, बालक बच गया और ढेले चुन लो। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में, या फिर जयपुर पुरानी बस्ती में? तो राइट आंसर है जयपुर पुरानी बस्ती में इनका जन्म हुआ। कौन सी पत्रिका गुलेरी जी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है विद्यार्थियों? जल्दी बताइए सोच के। समालोचक नहीं है। किस लेखक को इतिहास दिवाकर की उपाधि सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? शुक्ल, द्विवेदी, जैनेन्द्र, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो राइट आंसर दे हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। सुमिरिनी के मन के अध्याय में कितने निबंध दिए गए हैं? तो 3 निबंध दिए गए हैं, आप सभी को मालूम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके राय ज़रूर दें, आप अवश्य दें, बताएं किस प्रकार कैसा लग रहा है। हालांकि पीछे वाली वीडियो में अच्छी जो है वो उसे रेस्पॉन्स दी है सभी ने, विद्यार्थियों ने, और मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ अच्छी तरह से वापस पुनः एक बार रिवीजन दोहरान हो जाए सभी विद्यार्थियों का। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है, क्या है? तो इसका जो है वो मूल प्रतिपाद्य क्या है होना चाहिए वो आप बताएं। उम्र, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, ये इसका राइट आंसर है। 5 में बे।
ढेले चुन लो निबंध में चोट की गई है, किस पर की गई है? तो इसका राइट आंसर है अंधविश्वासों पर की गई है, क्योंकि इसमें मिट्टी के अलग अलग मिट्टी के ढेलों को एक लड़की के लिए सही हो जाते हैं, एक के लिए गलत होते हैं, तो वो अंधविश्वास हो गया। अगला अध्याय बालक बच गया। निबंध में प्रधान अध्यापक के बच्चे की उम्र कितनी थी? तो 8 वर्ष। राइट आंसर 8 वर्ष। बालक ने इस बालक बच गया निबंध में, लघु निबंध में बालक ने इनाम में क्या मांगा? तो आपको पता ही है, लड्डू मांगे थे, बच्चे ने लड्डू मांगा था। तभी पता चला था कि जितने भी उत्तर दिए वो रटे रटाए थे। अगला अध्याय है विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और निबंध का नाम है कुड्ज निबंध है, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907, बलिया, दुबे के छपरा, आरा जिला, उत्तर प्रदेश। किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आलोक पर्व निबंध पर मिला था। भारत सरकार द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, अच्छी तरह से ध्यान रखें। कुड्ज निबंध में कुड्ज का क्या अर्थ है? जंगली पौधा, ये इसका राइट आंसर है। कुड्ज का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? यानी अन्य अर्थ, दूसरे अर्थ क्या लिए गए? ये तो जंगली पौधा तो इसका खुद का वास्तविक अर्थ है, अब प्रतीक यानी अन्य अर्थ क्या लिए गए? तो आत्मविश्वास, स्वावलंबन, अपराज्य, जीवन की शक्ति, सभी अर्थ लिए गए हैं, दे राइट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? तो ये आप बताएं, राइट आंसर क्या है इसमें विद्यार्थियों? जल्दी बताएं। 11। सोच लिया होगा आपने मन में। कौन सी रचना द्विवेदी जी का निबंध संकलन नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निबंध नहीं है इसमें से। तो आलोक पर्व है, अशोक के फूल भी है, कुड्ज भी है, अनाम दास का पोता नहीं है, ये उपन्यास है। कुड्ज निबंध में प्रयुक्त स्तबक का अर्थ क्या होता है? स्तबक का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित, चंचल, सन्यासी, या फूलों का गुच्छा? तो फूलों का गुच्छा होता है। कुड्ज निबंध में द्विवेदी जी ने गाढ़े का साथी किसे कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसको कहा भाई विद्यार्थियों? जल्दी सोचो, देखें, पर्वत को, महर्षि याज्ञवल्क्य को, नदी को, या कुड्ज को? तो ये गाढ़े का साथी कुड्ज को कहा है। अब अगला क्वेश्चन, अगले पार्ट अध्याय लेते हैं गद्य खंड का। फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी एक कहानी है जो आप पता ही है सबको, समझ दिया। हरगोविंद याद आ गया होगा सब, तो पढ़ते हैं कुछ। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ? इनका जन्म बिहार में हुआ था, पूर्णिया जिले में, तो 1921 में, 1977 में निधन हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु किस शैली के रचनाकार हैं? जल्दी सोच लीजिए उत्तर क्या है इसका। तो मैं बता देता हूँ जल्दी से, आपका इसका उत्तर है वो है आंचलिक उपन्यासकार। कौन? अमेला आंचल इनका प्रसिद्ध 1954 में लिखा है। कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है इसका। इनका भाग्य रेखा, भाग्य रेखा इनका नहीं है। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास रेणु का है? तो मेला आंचल है, इनका है। समझिया कहानी किस परिवेश की कहानी है? तो ये दोनों ही परिवेश है, शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन। समझिया का अर्थ क्या होता है? संवाद ले जाने वाला, राइट आंसर हो जाएगा ए विद्यार्थियों। समझिया कहानी में समझिया का क्या नाम था? ये सभी पता ही है आपको, हरगोविंद था, तो राइट आंसर हरगोविंद हो जाएगा श। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, ये कथन किसका है? मोदिया इनका है। मुँह चुप रहे मुँह जहाँ से निमोचिए, ये कथन किसने किससे कहा? मोदिया ने हरगोविंद से कहा था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आज आप तैयार करें, अच्छी तरह से तैयारी कर ले में। अगला वीडियो यहीं से क्रमशः शुरू होगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।